सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया। इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की गईं। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के विकास को कितनी प्राथमिकता दे रही है, इसकी बानगी भी हमें वित्त मंत्री के भाषण में देखने को मिली। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में 4 इंजन का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। इसमें कृषि को उन्होंने पहला इंजन बताया और भी कई घोषणाएं उन्होंने की। इन्हीं सब पर हम और विस्तार से बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आपका स्वागत है। सरकार की सभी घोषणाओं पर हम एक एक कर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बहुत बड़ी घोषणा की जो वित्त मंत्री ने की, वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की। इस योजना के बारे में हम आपसे और विस्तार से जानना चाहेंगे। बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना शुरू करने की घोषणा की है। उसमें देश के 100 ऐसे जिलों का चयन किया जाएगा जहां पर अभी उत्पादकता का स्तर कम है फसलों का, और किसानों की वित्तीय स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो करीब करीब इस योजना के तहत 1.7 करोड़ किसान जो है वो इसमें शामिल होंगे। और इस एक तो ये है कि वहां पर किस तरह से बेहतर उत्पादकता वाले बीज उपलब्ध हों किसानों को, जिससे कि वहां का जो उत्पादकता का स्तर है वो बाकी जो देश के अच्छी जो उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं उनके बराबर आ जाए। साथ में सिंचाई की सुविधाओं के ऊपर काम करना होगा। सिंचाई के अलावा वहाँ क्रेडिट फैसिलिटीज कैसी हैं और बाकी जो इनपुट है वो किस तरीके का वहाँ पर है जो कि बेहतर किया जा सकता है। तो ये एक तरीके से जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाली जो सरकार की एक स्ट्रेटजी रही, उसी तरीके से ये एक टारगेटेड अप्रोच है। और टारगेटेड अप्रोच के जाहिर सी बात है कि नतीजे हासिल करना आसान होता है। तो फसल विविधता हो या सस्टेनेबल जो अप्रोच है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, और इसमें पंचायत और ब्लॉक स्तर तक काम किया जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से कृषि में किसानों का बारे में जो लोग वहाँ पर हैं जो शामिल होंगे उन 100 जिलों में, उनके लिए बेहतर होगा और देश की ओवरऑल जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसमें इससे सुधार होगा। जी, सरकार का एक अनुमान है कि जो कम उपज वाले ये 100 जिले हैं जिनकी बात आपने की, उनमें ये कार्यक्रम शुरू होगा और इसके तहत 1,70,00,000 से ज्यादा किसानों को मदद मिलने की उम्मीद है। एक और बड़ा मुद्दा है हमारे देश में दलहनों के उत्पादन से जुड़ा हुआ। सरकार ने कहा है कि दलहनों में आत्मनिर्भरता अभियान भी शुरू किया जाएगा। इसमें तुअर, उड़द और मसूर की फसलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान के बारे में आप और क्या जानकारी देना चाहेंगे? दलहनों में आत्मनिर्भरता का मिशन है, उसके लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया है। और ये पीछे भी सरकार ने 7-8 साल पहले जब कोशिश की दलहनों में उत्पादन बढ़ाने की, उसके नतीजे अच्छे आए। पहले हमारा आयात काफी ज्यादा था और फिर हम बेहतर सरकारी खरीद और अधिक एमएसपी के चलते किसान प्रोत्साहित हुए और हम लगभग आत्मनिर्भरता के नजदीक आ गए। इधर 1-2 साल में थोड़ा सा कम हुआ है, इसलिए सरकार चाहती है कि उसमें आत्मनिर्भरता हासिल करें। और जो 3 दालों की बात कही है, उड़द, मसूर और अरहर, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका आयात हमें करना पड़ता है। अगर देश में उत्पादन बेहतर होगा और किसानों को समय पर उनके बीज उपलब्ध होंगे, उनकी बेहतर उत्पादकता वाली किस्में विकसित होंगी और खरीद होगी, तो लगता है मुझे कि दालों में आत्मनिर्भरता का जो काम है उसको तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है और इससे हम लोग हासिल जल्दी कर सकते हैं। जी, अगर उत्पादन बढ़ाने की बात हो तो उसमें बीजों की गुणवत्ता का सवाल सबसे ऊपर आता है। यानी अगर बीज बेहतर होंगे तो वैसे ही उपज होगी। इसी से जुड़ी एक और घोषणा है, वह है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाने की। वित्त मंत्री ने कहा है कि यह मिशन हमें जो कम उपज वाली भूमि है उस पर ज्यादा उत्पादन देने में सहयोग करेगी। हम इस मिशन के बारे में आपसे और जानना चाहेंगे। फसलों के उत्पादन की जब बात आती है तो उसके लिए बीज का बेहतर होना बहुत जरूरी है। और जो हाई यील्डिंग वैरायटी जिसे हम बोलते हैं कि अधिक उत्पादकता वाले जो बीज हैं, उसमें सामान्य बीज भी हैं, उसमें हाइब्रिड बीज भी हैं।
लगातार उसके ऊपर काम करना, ये एक सतत प्रक्रिया है। और जो हमारे शोध संस्थान है कृषि के, वो इसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस है। और सरकार ने उसको एक मिशन के रूप में लिया है। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस बजट में उसके लिए किया है। तो मेरे ख्याल से इस पर अगर काम आगे बढ़ेगा तो किसानों को, एक तो ये भी है कि अगर सरकारी संस्थान आगे आएंगे इसमें, इस तरह की जो नई प्रजातियों को विकसित करने में, तो किसानों को जो बीज हैं वो किफ़ायती दाम पर भी उपलब्ध होंगे। तो ये आजकल क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा चैलेंज है। क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज और हाई यील्डिंग वैरायटीज, ये सब के ऊपर इस मिशन के तहत काम होगा। तो ये एक सकारात्मक कदम है, सही दिशा में कदम है। हमने बात की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की, जो कम उपज वाले जो 100 जिले हैं उनमें उपज को, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जाएगी। हमने बात की दलहनों में आत्मनिर्भरता अभियान की, हमने बात की राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की, और अब एक और बड़ी घोषणा इस बजट में हुई है, वो है यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जिसे सरकार एक बड़े लक्ष्य के रूप में देखती है। इसके लिए असम के नामरूप में 12.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक की सालाना उत्पादन क्षमता वाले एक संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा की गई है। हम इस मिशन के बारे में, यानी यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के बारे में आपसे और विस्तार से जानना चाहेंगे। असल में देखिए, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो खपत होती है उर्वरकों में, वो यूरिया की होती है। और इसमें हमें 16 लाख टन से ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता था। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने लगातार इसके ऊपर काम किया और 3 नए उर्वरक संयंत्र जो है उनमें उत्पादन शुरू हुआ। और उनका लोकेशन भी इस तरह से रखा गया, जैसे कि गोरखपुर में है, बिहार में है। उसके पीछे वजह यह थी कि ज्योग्राफिकली, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, उसका लॉजिस्टिक का भी इशू होता है। तो अगर वहीं पे उत्पादन हो जहां पर अभी उस तरीके से उत्पादन नहीं हो रहा, और लेकिन वहाँ खपत है, और हमारा जो पूर्वी हिस्सा है देश का, वहां पर अभी जो उर्वरकों के उपयोग का जो स्तर है वो बाकी हिस्से से कम है, वहां बढ़ेगा। जैसे जैसे किसान खेती में और ज्यादा अपने बेहतरी की तरफ जाएंगे और उर्वरकों की खपत भी बढ़ेगी। तो ये जो नया कारखाना लगाने की बात है, 12.7 लाख टन सालाना का, एक तो ये उस हिस्से में देश के, असम के उधर जो है नामरूप में लगेगा, तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट के किसानों को उपलब्धता बेहतर हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि जब हम अपना उत्पादन और ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा आयात जो है काफी घट गया है पहले से ही, हम लगभग आत्मनिर्भरता की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि एक तो बाहर से इंपोर्ट करना का मतलब होता है कि जो दाम है इंटरनेशनल मार्केट में, उनके ऊपर काफी निर्भरता हो जाती है। दूसरी, इतनी बड़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात करके शिप लेके आना, फिर देश में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको ट्रांसपोर्ट और ये लॉजिस्टिक्स जो है, ये एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। उससे भी हम बचेंगे और किसान को उनके दरवाजे के नजदीक एक तरीके से जब उत्पादन हो रहा होगा तो उनको खाद मिलना आसान होगा, और आयात के ऊपर हमारी जो निर्भरता है उसमें बहुत कमी आएगी। हमने बात की उन लक्ष्यों की जो हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसानों के पास बीज खरीदने के लिए, अपनी खेती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उनके पास पैसा हो। तो इसके लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की भी घोषणा की है। इससे लघु और सीमांत किसानों को क्या लाभ होता दिख रहे हैं आप? जो किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी जिसे हम बोलते हैं, किसानों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेलेबिलिटी, यानी जो संस्थागत ऋण है उसकी उपलब्धता और बहुत ही किफायती ब्याज दर पर, उसमें केसीसी की बहुत बड़ी भूमिका है। और क्योंकि किसान को 7% की दर पर ब्याज मिलता है, और अगर समय पर वो भुगतान करते हैं तो उनको उसके बाद भी छूट मिलती है, तो 4% पर मिलता है। तो यानी कि बहुत ही सस्ते में उनको मिलता है। अब यह है कि ये सीमा काफी पहले से 3 लाख रुपए थी, अब सरकार ने इसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। देश में करीब 7.7 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं। तो उसमें बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी क्षमता ज्यादा कर्ज लेने की है, और ये जो लिमिट बढ़ी है उससे वो लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। और एक तरीके से जो कैपिटल जो है, जो एक फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है, वो बढ़ेगी गांव में और किसानों के बीच में, उसका उनको फायदा होगा। क्योंकि ये जो कर्ज है शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, और ये बीज खाद और उसके लिए इसका जो मुख्य मकसद है कि जो उत्पादन में जो खर्चा होता है किसानों का, वो उनको इस कर्ज के जरिए उपलब्ध हो, जिससे वो समय पर फिर बाद में उसको चुका देते हैं। तो इसलिए इसका सीधा संबंध उत्पादकता और किसानों की आमदनी से जुड़ा हुआ है। एक और घोषणा हुई है और वो है व्यापक कार्यक्रम है। खास करके अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों की भागीदारी से सब्जियों और फलों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू करने जा रही है।
इस प्रकार के कार्यक्रम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, खासकर अगर हम ये ध्यान रखें कि मौसम जब आता है तब सब्जियों फलों के दाम बिल्कुल ज़मीन पर होते हैं, किसानों को अनचाहे दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है और फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों में ये दाम आसमान छू जाते हैं। तो ऐसे समय में इस सब को देखते हुए सब्जियों और फलों के लिए एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम की कितनी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। अगर हम देखें कि हमारा कृषि में ज्यादा फोकस जो है वो फसल उत्पादन और फसल उत्पादकों पे रहा है खास तौर से। लेकिन जब हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो वो भी फसल, लेकिन जो फार्म की जो इस तरह की उपज होती है उन पे रहा है। जब फल सब्जियों की बात करते हैं तो एक तो हमारा जो हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो लगभग हमारे खाद्यान्न उत्पादन के बराबर हो गया, बल्कि उसको पार कर गया है, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू वहां पर है। ऐसे में किसानों को उनके उत्पादकता के बावजूद कई बार अच्छा दाम नहीं मिल पाता। इसी के लिए जो मिशन है ये वेजिटेबल और फ्रूट का शुरू किया गया और उसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो इसमें उनकी मार्केटिंग का स्ट्रेंथनिंग हो, उनके लिए स्टोरेज फैसिलिटी हो, और जैसे आपने कहा कि जो फल और सब्जियां हैं उनके दामों में बहुत उतार चढ़ाव होता है। कई बार किसान को बहुत नुकसान होता है और उपभोक्ता को बहुत ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है। तो ऐसे में जो हमारे फल और सब्जियां के जो हमारे उत्पादन है और उनके जो उत्पादक हैं उनके लिए महत्वपूर्ण कदम है, और इसका फायदा उपभोक्ताओं को भी होगा और किसानों को भी होगा। वित्त मंत्री ने बिहार को भी कई सौगात देने की घोषणा की है। इसके तहत मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने और साथ साथ मखाना बोर्ड स्थापित करने का ऐलान किया है। तो ये मखाना बोर्ड क्या होगा और वो जो मिथिलांचल का पूरा क्षेत्र है उससे कैसे लाभ होगा इससे? एक तो अच्छी बात है कि सिंचाई परियोजना जो है उसका किसानों को फायदा होगा, और कृषि में जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है वो सिंचाई है। कि अगर आपके पास सिंचाई सुविधा है तो आप फसलों को चयन अपने हिसाब से कर सकते हैं, फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं, और ज्यादा उत्पादकता और ज्यादा आय वाली फसलें आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पानी होगा। तो एक तो ये महत्वपूर्ण है जो कोसी नहर की जब बात की है जिसको घोषणा की गई है। मखाना बोर्ड क्योंकि बिहार का एक खास हिस्सा है जहाँ पर मखाना का उत्पादन होता है, और मखाना को एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड के रूप में प्रचलन हो गया है, और उसकी खपत भी बढ़ रही है, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो ऐसे में बोर्ड का गठन इस कारोबार को, मखाना के और मखाना उत्पादकों को बेहतर रूप से संगठित करेगा। किस तरीके के बीज उपलब्ध होने चाहिए, किस तरीके से मार्केटिंग होनी चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, तो जिससे कि उत्पादन और उत्पादन के बाद उसका जो वैल्यू है वो किस तरीके से बढ़े और किसानों को कैसे दाम उसका मिले, और किस तरीके से मार्केटिंग के चैनल हो। तो मेरे ख्याल से ये मखाना बोर्ड बनने से इन सब किसानों को बड़ा फायदा होगा। जो बोर्ड है वो हर पक्ष को देखेगा, जी और वहां पर फिर इसको कैसे चैनलाइज करना है एक नई जो एक वैल्यू का जो प्रोडक्ट है जिससे कि किसानों में ज्यादा खुशहाली आ सकती जी। है, तो उसमें काम करेगा। हमने 7 बड़ी घोषणाओं की बात की। मैं संक्षेप में आपसे टिप्पणी चाहूंगा। 2 और ऐसे मिशन हैं जिनकी घोषणा की गई है। एक है कपास उत्पादकता मिशन की, और साथ में वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा देश मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि में दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मैं संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा आपसे इन दोनों पर, कपास उत्पादन पर और मत्स्य उत्पादन पर देश में। दोनों महत्वपूर्ण है। एक तो जो हमारा फिशरीज प्रोडक्शन है उसका जो ग्रोथ है करीब 10% है, और हमारा जो निर्यात है कृषि उत्पादों का उसमें मरीन प्रोडक्ट्स का निर्यात सबसे ऊपर आ रहा है। तो एक वहां से बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है और विदेश मुद्रा की कमाई हो रही है। कपास के मामले में हम कुछ साल पहले दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हो गए थे और निर्यात भी कर रहे थे, लेकिन इधर हमारा जो उत्पादन है वो करीब 330-340 गांठ के आसपास आ गया है। वहां पर इंटरवेंशन जरूरी था, इसलिए जो कॉटन मिशन बनाया गया है। अब कॉटन मिशन देखेगा कि हम किस तरीके से जी बेहतर गुणवत्ता वाली जो कपास है उसके उत्पादन में बढ़ोतरी करें, और हम फिर से दुनिया के बड़े जो है निर्यातक भी बने, और क्योंकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है कॉटन की उसके बढ़ाने की बहुत गुंजाइश अभी है, और उसके लिए किस तरीके के हमें बीज चाहिए, किस तरीके की बाकी व्यवस्थाएं चाहिए, उसको मेरे ख्याल से जो मिशन मोड में अब काम होगा उससे फायदा मिलेगा। हरवीर जी, आप हमसे जुड़े और बजट पर, कृषि क्षेत्र के लिए क्या घोषणाएं की गई हैं बजट में, उस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।